बद्रीनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र धाम, जहाँ की यात्रा हर कोई करना चाहता है। यहाँ की यात्रा करने का हर किसी का सपना होता है। तो यही सपना लेके मैं निकला था केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करेंगे, यहाँ पे जाते वक्त आपको क्या क्या सामग्री साथ में लेके जाना है, यहाँ पे आप कौन सी पूजाएं कर सकते हो, आपकी मन शांति यहाँ पे कैसे हो सकती है, यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या अड़चनें आ सकती है, यहाँ पे आप कहाँ रह सकते हो, आपको क्या क्या प्री बुकिंग करके जाना होता है, यहाँ पे आप जाने के बाद पैसे कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे आप बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के दर्शन कैसे ले सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस यात्रा में मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, आप ये कठिनाइयाँ कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरे यात्रा की आइटिनरी भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, श्रद्धालु अगर उत्तराखंड की यात्रा स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोग 4 धाम की यात्रा ही करते हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा ही बताने वाला हूँ। यमुनोत्री और गंगोत्री जाने का रास्ता थोड़ा कठिन होता है इसलिए, और हमारे पास उतना समय भी नहीं था, इसलिए हमने इस यात्रा में सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के ही दर्शन किए थे। और अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हो और अगर आप 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करने वाले हो तो आप केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बद्रीनाथ आओगे। ज़्यादातर लोग किसी टूर ऑपरेटर से ही बुकिंग करके बद्रीनाथ धाम जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से अपनी अपनी आइटिनरी लोग बनाकर बद्रीनाथ धाम रहे या फिर कोई भी धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा में सिर्फ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले हो तो आपकी यात्रा स्टार्ट हो सकती है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से। वहां से आप बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं बस, कार, किसी रोड के माध्यम से ही। आपको यहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल होती है, उसका प्री बुकिंग आपको करना पड़ता है। अगर आप बस से या फिर कार से आ रहे हो तो आपको 300 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे तय करना है, जो बहुत कठिन होता है। शुरुआत में पहले 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको जल्दी तय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का घाट का डिस्टेंस जो है वो आपको तय करने के ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप ऋषिकेश से निकलते हो तो उसके बाद आप देवप्रयाग संगम, रुद्रप्रयाग संगम, ऐसे 5 संगम से होते हुए बद्रीनाथ जाओगे। उसके बाद मेन पड़ाव आता है जोशीमठ का, जहाँ से रास्ता काफ़ी कठिन है और जहाँ से आपको बहुत समय लगता है, जो कि डिस्टेंस सिर्फ 40 किलोमीटर का ही है। यहाँ के रास्ते बहुत कठिन और यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस होने की वजह से यहाँ पे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से ये जर्नी प्लान कर रहे हो तो जल्दी सुबह 5 बजे ही या फिर उससे पहले ही जर्नी स्टार्ट कीजिए, तब जाके आप शाम तक बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। अगर बारिश का सीज़न रहे या फिर कोई हाई अलर्ट रहे तो आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है या फिर आपको बहुत ट्रैफिक जाम भी लग सकता है। अगर आप दोपहर में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप जोशीमठ तक जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। जोशीमठ पे आपका स्टे वहाँ पे आप कर सकते हैं। रात में जोशीमठ से केदारनाथ जाने के लिए रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं वो आपको ना करने की सलाह देता हूँ। अगर आप जोशीमठ में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी रहने के ऑप्शंस हैं। वहाँ पे GMVN के भी ऑप्शंस है, प्राइवेट होटल्स के भी ऑप्शंस है। अगर आप कोई प्री बुकिंग करके जा रहे हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पे डील देखने को मिल जाएगी, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक। 1000 रुपये में आपको बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी के होटल मिल सकते हैं, जो काफ़ी बेसिक होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वालिटी ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो तो अच्छे होटल देख कर ही जाइए, क्योंकि आपकी बहुत सारी किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छा रिलैक्स करने के लिए होटल अच्छा मिलेगा, तो आपकी आगे की जर्नी भी वो अच्छी होने वाली होगी। अगर आप यात्रा में कोई भी होटल प्री बुक करके नहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा। वहाँ पे मोस्टली बहुत सारे रूम्स वैकेंट होते हैं, लेकिन आपको हर जगह जाके देखना पड़ेगा कि रूम अंदर से कैसा है और आपको बार्गेनिंग भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग बुकिंग करके जाते हैं और अगर आप बुकिंग करके नहीं गए हो तो वहाँ पे होटल वालों को पता चल जाएगा कि आपके पास अभी रहने के लिए जगह नहीं है, तो आपको कुछ भी अनसन रेट्स लगा देंगे जो आपके लिए बहुत कॉस्टली जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले प्री बुकिंग करके जाइए, आपको होटल वहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे और बजट फ्रेंडली भी मिल जाएंगे। मैं वहाँ पे रहने वाला था GMVN के डॉर्मेट्री होटल में, जिसका रेट था सिर्फ 700 रुपीज़, जिसका ऑनलाइन बुकिंग मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। वहाँ पे अगर आपको रहना है तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। फैमिली के लोग भी डॉर्मेट्री में वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ जेंट्स भी थे। तो अगर आप डॉर्मेट्री भी प्रेफर कर रहे हो तो आप रह सकते हो, जिसमें रात का खाना इंक्लूड होता है। हमने ये बुक किया था GMVN के ऑफिशियल वेबसाइट से 3 महीने पहले ही, जब ये कोटा ओपन हो गया था। तो अगर आप GMVN के होटल या फिर डॉर्मेट्री प्लान कर रहे हो तो पहले से ही प्री बुक करके जाइए, अदरवाइज आपको ऑनलाइन रूम नहीं मिलेंगे। हालांकि वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे रूम्स खाली होते हैं GMVN के भी, तो अगर आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है तो वहाँ पे जाने के बाद आपको GMVN के डॉर्मेटरीज मिल सकते हैं। और अगर प्राइवेट होटल की बात करें तो मंदिर से लगभग आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के पास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, जिसका चार्ज लगभग 2000 से 3000 के बीच में अच्छे आपको होटल मिल जाएंगे। हालांकि 5 से 6000 में आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के होटल्स भी मिल सकते हैं। आप रेनी सीजन में जा रहे हो तो रूम अगर प्री बुक नहीं करते हो तो वो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे जाने में दिक्कत हुई या फिर आप वहाँ पे जाने के लिए लेट हो गए तो आपका वो पैसा होटल का प्री बुकिंग का वेस्ट जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप रेनी सीजन में जा रहे हो और वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड की वजह से आपका अगर जाना वहाँ पे लेट हो सकता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाने के बाद होटल बुक कर सकते हैं, प्री बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों वहाँ पे बद्रीनाथ में आप कैसे रह सकते हैं। बहुत सारे होटल के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर बद्रीनाथ में आने की अगर बात करें तो आपको बस से आ रहे हो तो आपको लगभग 1000 और 1200 में बस का टिकट गिरेगा, जो आप प्री बुक भी कर सकते हैं। विश्वनाथ सेवा की बस चलती है जिसका किराया होता है 1200 रुपये हरिद्वार से और 1000 रुपये ऋषिकेश से, जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। सुबह 3 बजे और सुबह 5 बजे की बस चलती है हरिद्वार से, तो आप वो बुक कर सकते हैं। अगर आपको साथ में क्या क्या लेना है तो आप कुछ खाने की सामग्री वगैरह ले भी सकते हैं। घाट का रोड है, तो अगर मोशन सिकनेस होता है जैसे कि मुझे होती थी तो मैंने एवोमिन की टैबलेट भी मेरे साथ ली थी। बाकी की टैबलेट भी आप कैरी कर सकते हैं, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट जैसे होगी वैसे। अगर आप किसी प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 1500 से 2000 भी रेट वहाँ पे चलता है। सीजन टू सीजन वो वेरी करता है। अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में वो रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप प्राइवेट कार करके जाना चाहते हो हरिद्वार से तो वो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको कार मिल जाएगी, अगर आप बार्गेन करते हो अच्छी तरह से। तो अगर आपकी जर्नी केदारनाथ धाम से होने वाली है तो भी आपको बस का ऑप्शंस मिल जाएगा या फिर प्राइवेट टैक्सी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बस का रूट होता है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और केदारनाथ। ये रूट और ये डिस्टेंस भी आपको लगभग 200 के आसपास होता है और वो तय करने के लिए भी लगभग 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूर याद रखिए कि बद्रीनाथ धाम जाते वक्त आपको शाम से पहले ही पहुंचना होता है बद्रीनाथ, तो आपकी जर्नी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट होनी चाहिए। इसलिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जितना लेट करेंगे उतना आपको वहाँ पे जाने के लिए लेट हो जाएगा और उतना आपका वो दिन हेक्टिक बनेगा। यानी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि उत्तराखंड में यात्रा आप जब कर रहे हो तो पूरा दिन आपका ट्रैवलिंग में जा रहा है, तो आपका वो हेक्टिक जर्नी हो सकता है। तो आपके साथ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ फ्रूट्स होने ही चाहिए। आपको रास्ते में वो फ्रूट्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे। कहीं पे अगर आपको फ्रूट्स के शॉप्स वगैरह मिलते हैं तो आपको परचेज भी कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर खाने की बात करेंगे तो रास्ते में आपको आलू पराठा, दाल, चावल, सब्जी, इसके ऑप्शंस मिलेंगे। ज़्यादातर सब्जी में इसकी यहाँ पर वैरायटी नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल के दर्शन के बारे में।
अगर आप रात में वहाँ पे पहुँचते हो या फिर शाम में पहुँचते हो तो तुरंत ही दर्शन के लिए निकल जाइए, आपको ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। आपको सीज़न में भी 2 से 3 घंटे में ज़्यादातर आपका दर्शन हो जाएगा। हालांकि एक कंडीशन है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दर्शन जाते वक्त रास्ते में ही आपको टोकन लेने के लिए काउंटर मिलेगा, जहाँ पे जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको ही टोकन मिलेगा और वो चेक किया जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था। रात में ज़्यादातर टोकन कोई चेक नहीं करता है, दिन में वो चेक करते हैं। लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु रात में वहाँ पे जाने के बाद आराम करते हैं और दूसरे दिन दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सारे भक्तों की मान्यता होती है, भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो खाली पेट जाना चाहिए, कुछ खाकर नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग दूसरे दिन नहाकर खाली पेट उपवास करके जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए आपको बहुत सारे श्रद्धालुओं की वहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी सुबह 4 बजे से ही बद्रीनाथ धाम में। अगर आपकी ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो आप रात में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। हमने दोस्तों रात में ही दर्शन किए थे क्योंकि हमारा उसी दिन का टोकन था, इसलिए हमें उस रात ही दर्शन करने पड़े। और अगर बात करें, हमें टाइम लगा लगभग 2 घंटे, और हालांकि रात में 10 बजे हमारे दर्शन हुए जब कपाट बंद हो चुके थे। कपाट बंद होने के बाद आपको गर्भगृह में प्रवेश करने को मिल सकता है, हालांकि आपके सबसे पास से भी दर्शन हो सकते हैं। तो ये अनुभव बहुत ही मेरा खास हुआ। बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो गए। 3.5 फीट की लगभग शालिग्राम की मूर्ति थी बद्रीनाथ भगवान की, जो देख के काफ़ी सुकून मिला और अंदर से बहुत प्रसन्न भी हुआ। दोस्तों, लेकिन बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले यहाँ की मान्यता है कि लोगों को तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए, जो कि मंदिर के पास में है। तप्त कुंड में गर्म पानी की धारा चलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर कर सुबह दर्शन के लिए जाते हैं। रात में भी आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो तप्त कुंड का पानी अगर आप लेते हो और वहाँ पे स्नान करते हो तो उसके बाद बद्रीनाथ के धाम दर्शन करने के बाद आपका मन प्रसन्न हो सकता है। बद्री विशाल यहाँ का मंदिर और पास में चलती हुई अलकनंदा नदी। यहाँ का पानी बहुत ही जोरों से चलता है। यहाँ पे कभी कभी बाढ़ आने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हो तो आपके पास रेनकोट, छाता, बारिश से बचने की अदर सामग्री भी होनी चाहिए। तो चलो अभी दोस्तों बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में और आप क्या क्या स्पॉट्स घूम सकते हो, कहाँ पे आप जा सकते हो। माना जाता है बद्रीनाथ धाम में साक्षात विष्णु भगवान रहते थे और इसे धरती का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। सत्ययुग में तो भगवान साक्षात यहाँ पे वास करते थे और यहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान दर्शन भी देते थे। उसके बाद कलयुग में यहाँ पे भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। श्री शंकराचार्य जी ने यहाँ पे स्थापित की हुई श्री बद्री विशाल की मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आप यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे बद्रीनाथ धाम में, आप यहाँ के भारत के पहले गांव माने जाने वाले माना गांव में भी जा सकते हैं, जो पास में है। यहाँ पे जाने के लिए आपको टैक्सी के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। दोस्तों कहते हैं माना गांव में सरस्वती नदी पाताल में जाती है और आपको इसके बाद यहाँ पे सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। बहुत सारी यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ से ही पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। माना गांव के पास में ही पंचधारा वाटरफॉल है, जहाँ का पानी सबसे पवित्र माना जाता है और पुण्य लोगों के ऊपर ही वो गिरता है, ऐसी मान्यता भी है। हालांकि माना गांव और वहाँ पे वसुधारा वाटरफॉल में नहीं जा पाया। अगर आप जाते हैं तो आपकी यात्रा ये पूरी हो सकती है। तो ये थी दोस्तों जानकारी बद्रीनाथ धाम और यहाँ के पास के पवित्र स्थानों के बारे में। और अगर बद्रीनाथ धाम का अगर खर्चा देखें तो आपको लगभग 10,000 से 25-30 हज़ार भी लग सकते हैं, जैसी आप आइटिनरी और कंफर्ट प्लान करते हैं। अगर आप बेसिक रेट के होटल, बेसिक स्टे, बेसिक ट्रैवल प्लान करते हैं, बेसिक फूड खाते हैं, तो आपकी ये आइटिनरी 10,000 की कम ही आपको बद्रीनाथ धाम के लिए लग सकता है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से ट्रैवल मोड से आप जा रहे हो, किस होटल में आप रह रहे हो, किस प्रकार का खाना खा रहे हो।
अगर आपको जानना है मेरी आइटिनरी के बारे में तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मेरी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की पूरी आइटिनरी है। मुझे कुल कितना खर्चा लगा, मैंने कैसे जर्नी प्लान की थी, मेरी पूरी आइटिनरी कैसे जर्नी को प्लान करना है, इसमें ये पूरा मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपको ऐसे ही दूसरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।